नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों में मुलाकात हो रही है। इसका कुछ कारण है कि इस व्यस्तता के दौर में हम आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे थे। अब लेकिन हम कोशिश करेंगे आपके पास एक चैप्टर की हर दिन आपके पास वीडियो आए, जिससे आपकी तैयारी होती रहे। इसलिए इसी क्रम में हम जो है कक्षा 10वीं का जो चैप्टर नंबर 8 है अनुवांशिकी जेनेटिक्स, इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और इससे क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं बचा है, तकरीबन ये मान के चलिए 1 दिसंबर गया, जनवरी 5 फरवरी से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास तैयारी के लिए केवल 1 महीना है, और 1 महीने में ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और उसको रिवाइज भी करना है। तो आज हम आपको ये अनुवांशिकी चैप्टर नंबर 8 है, इसको हम कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। और आपने स्कूल में तो पढ़ ही लिया होगा, आज हम आपको इसका रिवाइज भी करवा देंगे और कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन आंसर एक ही बार में याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या कहलाती है सर? जेनेटिक्स, इसमें हम जो अपने अनुवांशिक लक्षण हैं इनका अध्ययन करते हैं। लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं उसको हम पता करते हैं। और आप पूछोगे सर ये जेनेटिक्स से शुरू कहाँ से हुई है, किसने इसकी शुरुआत की? तो आपको बता दें, सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनको हम अनुवांशिकी का पितामह या जनक कहते हैं। तो इससे जो पहला क्वेश्चन बनता है, अनुवांशिकता क्या है और अनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? तो अनुवांशिकता क्या है, क्या कहलाती है अनुवांशिकता? तो अनुवांशिकता तो जीवधारियों में भी, जीवधारी कौन कहलाते हैं? जिसमें जीवन होता है, जिसमें जान होती है। अपन क्या है? जीव है। तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण याद रखना, संचरण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे अपने दादाजी के लक्षण अपने पिताजी में आए, पिताजी के लक्षण उनके पुत्र में आए, और पुत्र के लक्षण उसके क्या बोलते आते जा रहे अगली पीढ़ी में। ठीक है। तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण क्या हो रहे हैं? संचरित हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। उन्हीं लक्षणों को इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। और इन लक्षणों को, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मतलब जैसे दादाजी के लक्षण पिताजी में, पिताजी के लक्षण उनके पुत्र में, तो जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इन लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो एक बार सुनिए, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इन लक्षणों को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एक बार सुन लीजिए। तो जीवधारियों में अनुवांशिकता क्या कहलाती है? तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। डेट यू माइंड, आप लोग समझ चुके होंगे। जो अपना अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी मीन्स जेनेटिक्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स? अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी क्या कहलाती है? तो सुनना भैया, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान मतलब अपनी साइंस की कई शाखाएं हैं, जैसे अपने देखना फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों, मतलब एक जो लक्षण अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों, उनके संचरण, वो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो रहे हैं, उनके संचरण एवं कारणों का, किन कारणों से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, इन सभी का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी कहलाता है। तो एक बार सुनना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों, उनके संचरणों एवं कारणों का
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों, उनके संचरण एवं कारणों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। समझे? कोई सुनाएगा हमारे लिए? सुनाओ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी विभिन्न लक्षण, उनका संचरण एवं उनके कारणों का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिक कहलाता है। ठीक है, सुनाना, एक बार सुन लेना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों, उनके संचरणों, वो किस तरीके से संचरित हो रहे हैं एवं उनके कारणों का, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों, उनके संचरणों एवं कारणों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। क्लियर है? अगला जो अपना क्वेश्चन है, जैव विभिन्नताएं या भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? जैव विभिन्नताएं या भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो जैव विविधताएं क्या हैं? जैव विविधताएं क्या है भैया? तो आप लोग देखते होंगे जो आपके भाई बहन हैं, तो आप अपने भाई बहन, तो आपका भाई या आपकी बहन बिल्कुल एक जैसे लगता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, थोड़ा बहुत तो फर्क है, कुछ में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये भिन्नताएं आ कैसे रही हैं? मतलब जो एक ही जनक की, ये मान चलना जैसे एक ही माता पिता की संतान है, दो संतानें हैं, आप उनको देखिए, उनको तुलना कीजिए, क्या कोई दोनों संतानें एक जैसी हैं क्या? रंग रूप में, हाइट में, कद में, ठीक है, और उसके लक्षणों में? तो आप बोलेंगे नहीं सर, एक बिल्कुल अच्छी, एक बिल्कुल नालायक है, लड़की बहुत अच्छी, लड़का बहुत नालायक है। तो जी भिन्नताएं आ कहां से रही हैं? तो क्वेश्चन अपना यही है, भिन्नताएं या जैव विविधता क्या है? भिन्नता या जैव विविधता क्या है? तो एक ही जनक मतलब उसमें माता और पिता दोनों आ जाते हैं। ठीक है, एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में, एक ही जनक से उत्पन्न हो रही है वो संतानें, एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता होते हुए भी, समानता तो रहती है, अपन कहते थे हाँ जो फलाने को मोड़ा है, ढिकाने की मोड़ी आए। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि भैया एक ही जनक से है, जैसे लक्की है, इसे डुक्कू देख लो, मतलब इसका भाई देख लो, तो इसमें थोड़ी बहुत समानता मिल जाएगी, हाँ जी लक्की का भाई है या लक्की की बहन है। ठीक है, तो हाँ सर, तो एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता होते हुए भी, एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता होती, एक ही जनक से उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं कहते हमारे चाचा को मोड़ा, चाची की मोड़ी, भी तो एक ही हो गए। हम कहे चाचा का मोड़ा, खुद को देख लो कैसा, हम तो हमारे चाचा के मोड़ा से अलग अलग रहते, भाई क्या तुम्हारे भी एक जनक नो है। तो भैया एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता होते हुए भी वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जब भैया एक ही जनक से संतान भिन्न भिन्न है, तो चाचा के उत्पन्न में तो जमीन आसमान को फर्क होने चाहिए। ठीक है, तो एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता होते हुए भी वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं भैया? जैव विविधता कहते हैं। एक बार सुनना परिभाषा अच्छे से, एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता होते हुए भी, एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता है क्या? एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता होते हुए भी वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। सुनाओ सुनाओ, नहीं वो सुनाई। एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता होते हुए भी भिन्न भिन्न है, उसे हम जैव विविधता। बहुत बढ़िया, एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता होते हुए भी वे एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अंडरस्टैंड? अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? एक दो क्वेश्चन है, प्रभावी और अप्रभावी। तो आप बताइए प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? सुनना, ये जैसे अपन घर में रहते हैं, तो घर में अपने जैसे पिताजी हैं, घर में पिताजी का प्रभाव बना रहता है,
जैसे अपन उल्टी हरकत नहीं देते उनके सामने, पता किया कि उल्टी हरकत दी और अपन ने एक जूता घला। लड़कों में तो खासकर, लड़कों की तो बिल्कुल कहीं भी गद नहीं रहती है, जहां जाते हैं नालायक कुत्ते कुत्ते रहते हैं। लड़कियां तो बच जाती हैं, पापा की परी हैं, ठीक है, पापा की परी रहती हैं। और हम तो कुछ भी हो जाए, चाहे छुरी तरबूजे पे गिरे, तरबूजा छुरी पे गिरे, वो वही है, तो कटेगा तरबूज ही, ठीक है। तो वही है कि भैया प्रभावी लक्षण, प्रभावी जो हमारे क्या रहते हैं, प्रभाव रहता है। जैसे हम घर में रहते हैं तो अपने पिताजी का प्रभाव रहता है, भैया अपन रहते हैं, हाँ उल्टी हरकत नहीं देने, अब भाई बिल्कुल सुताई हो जाए, बिल्कुल कान के नीचे अब भाई बजाए, बिल्कुल पैंट अब भी गीला होने बिल्कुल पक्का है, निश्चित है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। तो सुनना भैया, प्रभावी लक्षण क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण जब विपरीत लक्षण की, विपरीत लक्षण मतलब अलग अलग लक्षण के, जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े में, एक जोड़ा मतलब जोड़ा में दो ही आदमी रहते, जैसे अपन जूते चप्पल भी पहनते तो जोड़े में पहनते, एक चप्पल पहन कर नहीं चले जाए, एक चप्पल पहन ले दूसरी चप्पल घरे रखी, जोड़े में पहनते हैं। एक जोड़ी जूता पहनना है, हमने कही अपन ने किसी जूता पहन लो, वो कही एक जूता पहन के आ जाए, नहीं वो दो ही पहन के आए जोड़ा में, जो ही क्या कहला जोड़ा। तो यही कह रहे हैं जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस मतलब उनमें संकरण कराया जाता है। जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, मतलब मेल और फीमेल। जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। एक बार सुनना, पहली पीढ़ी भैया जैसी मान के चलना, जो संतान हो रहे, जैसे विपरीत लक्षण का एक जोड़ा लिया, माता और पिता, इसमें जिसकी लक्षण दिखे, जो संतान हुई, संतान में जिस जो लक्षण दिखे भैया, कई संतान भाई कि जो तो बाप पे गाँव है या माता जी पे गाँव है, मोड़ा है मोड़ी, तो अपन देख गए जो लक्षण भी कौन से कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण। और जो छुपे रह जाते पहली पीढ़ी में भी क्या कहलाते हैं, तो एक बात सुनना, जब विपरीत लक्षण के जोड़े में, जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं या दिखाई पड़ते हैं, उन लक्षणों को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। उन लक्षणों को कौन से लक्षण कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण परिभाषा यही है कि जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े के में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण छुपे रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, छुपे रह जाते हैं, उन्हें हम कौन से प्रभावी लक्षण कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे भैया अपन देखते हैं घर परिवार में देख लेते हैं कि पापा कमा के ला रहे हैं, पापा का सबको दिख रहा है, लेकिन घरे मम्मी जो काम कर रहे हैं वो सबको छुपो रह जाते हैं। मम्मी की क्या करा, काम ही का है घरे, वो का होगा अप्रभावी। पापा कमा के लाए पैसा, उनको सबको दिख रहा हो, वो क्या है, प्रभावी। तो जो भैया दिख रहा हो है पहली पीढ़ी में वो क्या है, प्रभावी। उस दिन छुपो रहेगा वो काम अप्रभावी। जैसे तुम्हारे इतना तो काम करा थे, आज मेरे को दिखता ही नहीं है कि तुम्हारे जाएगी घर पे कि हम इतना तो पढ़ते हैं, कोई हमें देखते ही नहीं है कि हम जा कोई नहीं कि कितना पढ़ रहे हैं। तो जो ये है, जो लक्षण हमें क्या कर रहा है भैया, पहली पीढ़ी में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, प्रभावी। और जो पहली पीढ़ी में छुपे रहेगा भी कहाँ है, अप्रभावी। एक बार सुन लेना, जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण क्या देते हैं भैया, दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम कौन से लक्षण कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण छुपे हुए रह जाते हैं उन लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते बानी, मतलब कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया जो आप सुन रहे हैं, जो भी भैया क्लास में नहीं आए हैं, वहां कान खोल के सुन लेना रे, पूरे क्वेश्चन लिखे हुए चाहिए हमारे लिए। ये आप अंतिम चेतावनी समझें या कुछ भी समझें, हम दोबारा से रिपीट नहीं करवाएंगे रे भैया। लड़का जितने भी सुन लो, आज हमें 2-4 लड़के यहाँ बैठे दिख रहे हैं, तो इनको छोड़ के पूरों को रजिस्टर पे चाहिए बिल्कुल लिखा हुआ। वीडियो खत्म ना हो पाए उसके पहले नोट्स बन जाएं। समझे कि नहीं समझे? के पंकज समझा कि नहीं? नालायक। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है, एक शंकर
और द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं? एक संकर और द्विसंकर क्रॉस। जने शंकर भगवान का तो एक शंकर डम डम डमरू बाजा और कौन नाचा? भूत भूतैया नाची थी। पार्वती जी नहीं नाची, पार्वती जी नचवा दी थे शंकर जी को। ठीक है, तो सुनो, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं? तो भैया सुनना, एक संकर और द्विसंकर जब एक विपरीत लक्षण के, विपरीत वही अलग अलग लक्षण के, जब एक विपरीत लक्षण के, जब एक विपरीत लक्षण वाले जोड़े में क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया, मतलब ऐसा जोड़ा लिया जिसमें क्या है? अलग अलग लक्षण, 36 को आंकड़ा चल रहा हो, उसके बीच में अपन ने क्या कराओ? क्रॉस कराओ, मतलब ऐसो की शादी करवा दी जो नहीं कब होने ही नहीं थी, की पानी में नहीं बना तो उनका ब्याह होगा, शादी हो गई। विपरीत लक्षण की जोड़ा है अलग अलग, एक कह रहा हाउस, एक कह रहा नहीं, एक कह रहा पूरब तो एक कह रहा पश्चिम, एक कह रहा उत्तर तो एक कह रहा दक्षिण। ठीक है, तो उनके बीच में अपन ने क्या करा दो? क्रॉस करा। एक जोड़ा जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े में क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस कहते हैं। जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े में, जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस। और जब हम दो जोड़े ले रहे हैं विपरीत लक्षण वाले, उसे हम क्या कहते हैं? द्वि। तो एक डेफिनेशन अच्छे सुनना, जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो इस घटना को हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। और जब विपरीत लक्षण के दो जोड़ों के बीच में क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, तो हम क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जब दो विपरीत लक्षण वाले जोड़ों के बीच में क्रॉस कराया जाता है इसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। और जब एक विपरीत लक्षण वाले जोड़े के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं और इनके कार्यों को लिखिए। गुणसूत्र क्या कहलाते भैया? जैसे कि कुंडली मिल वाले जाते हैं जब शादी वगैरह के लिए तो कहते 36 के 36 गुण मिल रहे, मिलने भी नहीं चाहिए। पतो परे के मोड़ा गधा है तो मोड़ी भी गधा, तनक 2-5 गुण मिल जाए तो सही रही थे। पतो पड़ो एक को गुस्सा आ रहा हो दूसरे को भी गुस्सा आ रहा, एक यहाँ से होने चाहिए जैसे एक गरम दल तो एक नरम दल, ये दो ही को गुस्सा आ रहा और फिर तो वह मामला खत्म है। पतो पड़े उनको गुस्सा आ रहा भी वही चल जाए जी डरा गए होंगे वीडियो वाले देख। ठीक है, ये तुम्हारे नींद रही हो क्लास को आना तुम्हारे ऑनलाइन लो और कान खोल कर सुन ले ला रहे, नोट्स नहीं मिले आप लोग गए। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र के कार्यों को लिखिए। गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की केंद्रक में स्थित, सब जितनी भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके केंद्रक में स्थित पतली लंबी एवं धागे नुमा संरचना होती है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित पतली लंबी धागे नुमा संरचना होती है। व्हाट डू मीन? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में, न्यूक्लियस में पतली लंबी एवं धागे नुमा संरचना होती है। जो जिनका आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए अथवा आरएनए, जी क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, याद रखना। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की केंद्रक में स्थित पतली लंबी धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए और आरएनए, जिनका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में, मतलब जो कोशिका है उसके द्रव्य में स्वतंत्र ना रहकर, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र ना रहकर केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं भैया?
गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र अथवा जीन कहते हैं। क्या? जीन। इंग्लिश में कहते हैं गुणसूत्र को जीन। ठीक है। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, जी मान के चलना ये यूकैरियोटिक कोशिका है, इसका जी है केंद्रक। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित, यूकैरियोटिक कोशिका, इसके अंदर भरा कोशिका द्रव, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित। हाँ भैया, तो हम बताए थे गुणसूत्र क्या है। तो सभी यूकैरियोटिक, ये है अपनी यूकैरियोटिक कोशिका, ये है इसका केंद्रक। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में जी, यदि हमने इस केंद्रक को झूम किया तो केंद्रक में पतली ऐसी ऐसी ऐसी, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित पतली, लंबी एवं धागे नुमा, जैसी पतली भी है, लंबी भी है और धागा जैसी भी है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित पतली, लंबी एवं धागे नुमा। आवाज नहीं आए, ठीक है, हमारी आवाज आए वीडियो में, केवल क्लियर जाए, कि जो नालायक नहीं आए हैं वे भी सुन लें, ठीक है, किसी कारणवश, और जो अदर हैं वे तो सुनेंगे। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित पतली, लंबी एवं धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। इतनी बात क्लियर है? पानी की लिक्विड है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित पतली, लंबी एवं धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनका आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए रहेगा या आरएनए, पर में पाया जाता है डीएनए, जिनका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र न रहेगा। जो कोशिका द्रव्य में फैलो नहीं भैया, नहीं, जिनका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र न रहकर केंद्रक में, कहाँ रहते हैं? केंद्रक में। जिनका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र न रहकर केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में, केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित पतली, लंबी एवं धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनका आनुवांशिक पदार्थ अर्थ डीएनए और आरएनए, इसको कोष्ठक में, जिनका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र न रहकर केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होता है, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर है? ना है क्लियर तो इसको देख के 4-5 मिनट लिख ली, और हम 4-5 मिनट धमकी पहले ही दे चुके हैं कि जी हम जो क्वेश्चन समझा रहे हैं रजिस्टर पे लिखे हुए चाहिए, हम दूसरी बार नहीं समझाएंगे, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इधर नहीं भी आते तो भी खत्म ही कर रहे थे हम, तुम्हारे लाने वीडियो बना रहे थे, ठीक है, ठीक है। दुल्हन चालू है सर, हाँ चल है, दुल्हन की दर्शन भी करवा रहे हैं आखिरी में, टेंशन नहीं लो। चलो तो अगला जो अपना, हाँ, गुणसूत्र के कार्य और देखना था अपन, गुणसूत्र के कार्य क्या है। तो हमने गुणसूत्र तो बता ही दिया क्या कहलाता है, एक बार सुने। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित पतली, लंबी और धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, जिनका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र न रहकर, जिनका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र न रहकर केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होता है, उसे ही हम गुणसूत्र कहते हैं। अब गुणसूत्र के कार्य क्या है भैया? यह अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब अनुवांशिकी जैसे भैया पिताजी के लक्षण पुत्र में ले जाते, ठीक है, माताजी के लक्षण पुत्री में ले जा रहे हैं, दादाजी के लक्षण का आ रहे हैं, दादी जी में नहीं आ रहे हैं, उनके मोड़ा मोड़ियों में आ रहे हैं। मतलब दादाजी के पिताजी में, पिताजी के अपन में, और अपनी का रहे तुम लोग ब्याह हुई है उनमें, मोड़ी मोड़ों में, हाँ गुणसूत्र, ठीक है। जो डीएनए अपने बच्चा जैसे कोई खो गए, जैसे मान तुम खो गए मेला में, खो गए कुंभ के मेला में, ठीक है, तो अब तो तुम अपनी याददाश्त खो गए, अब तुम्हें तो जरूर है
अब होते भैया सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी, जिस किसी का भी ये बच्चा है सरकार उसको 10 लाख रुपया इनाम देगी। अब पता पड़े हिमांशु के 15-20 का कहते हैं जोड़ा गए पिताजी और माता कि हमाम मोड़ा ये स्थिति में सबरे खड़े। हिमांशु तो अपनी याददाश्त खो चुके, उधर हिमांशु के माता पिता भी गए। हिमांशु के माता पिता सोच रहे कि यार हमारे मोड़ा किराने इतनी जी कमी पैसों के लालच में खरीद, तो ई स्थिति में का होते करवाई जे है डीएनए, सबको डीएनए ले कारो जे, विषयों को डीएनए ले लो, हिमांशु को डीएनए मैच करो। जैसे हाँ बाल से भी हो जाता है, बाल से भी हो जाता है, और क्या अपनी जो सीरम निकलते हैं ना, मतलब उससे भी हो जाता है। ठीक है, तो क्या डीएनए चेक करवाया, डीएनए चेक करवाने से जिससे मैच खा गया वे क्या है हिमांशु के माता पिता हैं, और बाकी तो कहाँ है फर्जी है, पैसा के पैसा के, तो वही है। तो कार्य का है यह अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्षणों को, जो नालायक लक्षण आ रहे हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। कुकारत हम के तुम गुणसूत्र के अंदर पाओ जाते डीएनए और आरएनए। हाँ, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भैया मनुष्य में लिंग निर्धारण में क्या निभाते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भैया होने वाली संतान पुत्र है अथवा पुत्री, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और क्या करेंगे? गुणसूत्र शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में क्या करते हैं? भाग लेते। भैया जैसे भैया कोई स्वस्थ बनो बैठ हो रहे थे, नालायक है, प्यादा रही है, कोनो की ज्यादा हाथ पांव चलत थिरकत है, मतलब उनके गुणसूत्र ज्यादा एक्टिव हैं। तो ठीक है, अब कुछ बैठे हैं जैसे अपने क्या कहते हैं, आया नहीं है क्या आवाज जा रही है, वैसे माइक भी नहीं लगा है, तुम्हारी आवाज भी जा रही है, इतनी सी आवाज जा रही है। ठीक है, तो अपन को दुनिया को नहीं बताना है, सब चालू है, हम काटेंगे भी कुछ नहीं, याद रखना। जो कि तुम जाएगी एज इट इज देख लेना तुम लोग। ग्रुप पे नहीं, यूट्यूब पे आप वो सब्सक्राइब देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब पक्ष दो तना पढ़ाए रहे तुम्हारा, सब्सक्राइब नहीं। चलो ठीक है, तो गुणसूत्र के कार्य दिख रहे थे। पहले तो आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, और क्या काम करता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में भाग लेता है। ठीक है, और आखिरी देखना, गुणसूत्र के कारण ही नई संतति बनती है, या संतति बनती है और नए जीव का क्या होता है? जन्म होता है। गुणसूत्र के कारण ही संतति बनती है और नए जीव का क्या होता है? जन्म होता है। ये हुआ गुणसूत्र के कारण। अगला जो अपना क्वेश्चन है भैया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं। हाँ, वार्षिक में आएंगे। ये तो अरे अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम पेपर में कैसे आए हैं? सुनते जाओ, लिखवाते नहीं तरह अभी तक, हम थोड़ी देर तुम्हारे लाने। ठीक है, सुनो तो अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा मेंडल के अनुवांशिकी के नियम लिखिए। मेंडल के पहला जो नियम मेंडल ने, भैया याद रखना, मेंडल कौन थे? अनुवांशिकी के पिता है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए, तो इनने अनुवांशिकी के 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। काय का नियम? प्रभाविता का नियम। आवाज नहीं जा रही, हम बिल्कुल बेटा आवाज मत करो, ठीक है बेटा, चुपचाप बैठना है, ध्यान से सुनना है। यस सर। चलिए, तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। काय का? स्वतंत्र प्रभाविता का नियम,
पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जी कौन ने दायित्व? जॉन मेंडल। हाँ, ने हमने ने तुमने जॉन मेंडल ने अपने नाना ने नानी ने मम्मा ने माई ने जी दायित्व ना हमारा ना तुम्हारा, उस सबका प्यारा जॉन मेंडल। ठीक है, तो पहला नियम कौन सा नियम? पहला नियम है भैया प्रभाविता का नियम। क्या है प्रभाविता का? तो इस नियम के अनुसार, अब हम नहीं बोल रहे, अब कौन बोल रहा है? मेंडल। इस नियम के अनुसार, मुंह रखना, सुनना सब लोग ध्यान से। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। विपरीत लक्षण मतलब अलग अलग लक्षण वाली, ठीक है, मतलब एक लड़का और एक लड़की, मेल और फीमेल, ठीक है। तो जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। तो पहली पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? पहली, मतलब जो संतान हो रही है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण हमें क्या करते हैं? पहली पीढ़ी में हमें केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, या पहली पीढ़ी में हमें कौन से प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। प्रभावी लक्षण और प्रभावी गुण ही क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। गुणों की इस प्रवृत्ति को हम प्रभाविता और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। एक बार सुन लेना, जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं। गुणों की इस प्रवृत्ति को प्रभाविता और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। एक बार सुन लेना, जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं। गुणों की इस प्रवृत्ति को प्रभाविता और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। सुनाओ पंकज। जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। हाँ। इसे प्रभावी गुणों की इस प्रवृत्ति को प्रभाविता और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं। गुणों की इस प्रवृत्ति को प्रभाविता और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर है? जो कौन सा नियम हो गया? प्रभाविता का। अब अपन देख रहे हैं पृथक्करण का। कौन सा नियम? पृथक्करण। पृथक्करण का नियम सुनना भैया। पृथक्करण का नियम क्या है? पृथक्करण इस नियम के अनुसार, जो नियम दाओ तो प्रभाविता को मेंडल ने तकरीबन सवेरे के 8 बजे 7 बज, सॉरी 8 बजे 7:55 पे दाओ तो 55 और 55 सेकंड। हाँ 55 7:55 उन्हें बढ़िया 15 मिनट में बढ़िया खाना पीना खा के, मतलब नाश्ता कर के बढ़िया पालती मालती मार बैठ गए और लिख दाओ पहलो नियम खत्म। अब दूसरो नियम दे रहे हैं वे लंच टाइम में, दोपहर में 12 बजे। कितने बजे? 12 बज गए। अब इस नियम के अनुसार कौन सा नियम है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम सुनना। जब युग्मकों के निर्माण के समय, युग्मक का कहलाता भैया, जब नर और मादा मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मक बनता है। ठीक है, तो युग्मकों के निर्माण के समय, काय के निर्माण के समय? युग्मकों के निर्माण के समय दो एलीलिए जोड़े, एलीलिए ध्यान सुनना, एलीलिए जोड़े मतलब नाम है, मतलब दो जोड़ा है, दो एलीलिए जोड़े
कैसे हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते। जैसे भैया ये मान के चलना, घर में दो भाई हैं, ठीक है, जब तक शादी नहीं भई है कहेंगे एक संग रह रहे हैं। जैसे ही उनकी क्या हो गए, शादी हो गए, वे अपने क्या बोलते हैं घरवाली के संग रहने लगे, वे अपनी घरवाली के संग रहने लगे। रूम नहीं बट गए, सवाई बट गओ, सामान बट गओ। रूम तो पहले से बटे ना भैया। शादी में भाग जाता हो सामने से बातें याद चलो हाँ, तो हाँ, जब युग्मकों के निर्माण के समय, जब युग्मकों के निर्माण के समय दो कैसे जोड़े? एली लिए जोड़े, मतलब सगे। युग्मकों के निर्माण के समय दो एली लिए जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय दो एली लिए जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाता है। एक घर में या तो मम्मी रहे हैं या बहू रहे हैं। बहू के लगा थे, हमें नहीं रहना मम्मी जी के संगे, मम्मी जी कही हमें कहाँ रहना है तुम्हारे संग, तो कहीं चुगले में जाओ, कहीं चुगले में आप जाओ। अच्छा मजा आता ना कैसे ना सास देखा नहीं है अपन, ठीक चलो ठीक है। तो एक बार सुन लेना, पहले अपन टॉपिक पे कंप्लीट करना है जो पृथक्करण को नियम। युग्मकों के निर्माण के समय दो एली लिए जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय दो एली लिए जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में केवल एक ही जोड़ा जाता है, और एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाता है। गुणों की यह प्रवृत्ति पृथक्करण या जीन की यह प्रवृत्ति पृथक्करण और इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इनवर्टेड कॉमा बंद। एक बार सुन लेना, युग्मकों के निर्माण के समय, कब है? युग्मकों के निर्माण के समय दो एली लिए, मतलब सके, दो एली लिए लगे युग्मकों के निर्माण के समय दो एली लिए जोड़े पृथक पृथक हो जाते, मतलब अलग अलग हो, जैसे ब्याह भाव का हो गए अलग अलग न्यारे हो गए, हाँ। और एक को लाने, एक के लाने अलग घर जाने, और एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाता है, अलग कोई के संग नहीं रहे। एक युग्मक में एक, मतलब एक घर में एक ही जोड़ा रहे। युग्मकों के निर्माण के समय दो एली लिए जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाता है। गुणों की इस प्रवृत्ति को पृथक्करण और इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? नहीं है तो ये मैं देख ली 10 बार, जितने बार सुनने हैं आराम सुनत रही मधुर आवाज को, ठीक है। चलिए अगला जो नियम है, अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। काय का नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम सुनना भैया क्या है? तीसरा नियम है, इस नियम के अनुसार जो दाऊदों ने शाम को 6:06 पे, ठीक है, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार, हाँ अब लगे तो ना कि हम ही बोल रहे, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण मतलब माता और पिता के लक्षण, जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं। जैसे मान के चलना भैया कोई संतान हो रही है, संतान भाई मतलब किसी के यहाँ बच्चे का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो जीवों के लक्षण मतलब भैया उनके लक्षण, माता और पिता के लक्षण, तो जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना
जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना। देखो, माता के लक्षण पिता के लक्षणों से नहीं बोल है और पिता के लक्षण माता के लक्षणों से नहीं। जोन को जोन से में जाने भैया, यदि लक्षण पिता के चले गए तो कौन के हावी नहीं है, पिता के कितने है, बाप पे गाँव है बिल्कुल होना ही है, उनको जद्दी है कई माता जी पे गाँव है, कहीं मुँह चलाता है रेत मोड़ी, अधिकांशता जो देखोगा है वो, ठीक है। हाँ, तो जीवों के लक्षण, और बहुत ही कम मोड़ियां रहते हैं ऐसी मोड़े का लड़की है जो उनको मोह शांत रेत कार्य थे। हम लोगों की बात चल रही है जैसा आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप चलिए अपने आसपास यदि आप नजर घुमा कर देंगे तो आपको यदि ऐसा कोई देख जाए तो आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे। तो चलिए सुनिए, जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से, भैया माता के लक्षण पिता के लक्षणों को प्रभावित नहीं कर रहे, पिता के लक्षण माता के लक्षणों को क्या नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं तो लड़न लगे कि नहीं माता के लक्षण के भी हट रही, हम जा रहे हैं, पिता के लक्षण के भी हटो, हम जा रहे हैं, ये सुन नहीं रहे। तो जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं। जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं। अतः इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। इन लक्षणों का पृथक्करण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। मतलब माता के लक्षण पिता के लक्षणों को प्रभावित नहीं करेंगे, पिता के लक्षण माता जी के लक्षणों को प्रभावित नहीं। लड़न लगे माता के हमारे लक्षण जा रहे हैं, पिता के हमारे लक्षण जा रहे हैं। तो अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रवृत्ति को अपव्यूहन और इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। एक बार सुन लेना अच्छे से। इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण, कौन के लक्षण? जीवों के लक्षण, जा वाले जीव नहीं, ठीक है, जो वालो जीव, ठीक। जीवों के लक्षण, आप भी जी भैया, ठीक है। तो जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से, कैसे रूप से? स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं। जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं। अतः इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। इन लक्षणों का पृथक्करण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रवृत्ति को अपव्यूहन और इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तीनों हो गए, एक बार तीनों शुरू से सुन लेना। प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। गुणों की इस प्रवृत्ति को प्रभाविता और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा नियम, जब युग्मकों के निर्माण के समय दो एलीलीय जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाता है। जीन की यह प्रवृत्ति या गुणों की इस प्रवृत्ति को पृथक्करण और इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा नियम, इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं। अतः इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रवृत्ति को अपव्यूहन और इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है सुनना ध्यान से। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? ठंड का मौसम चल रहा है, हर घर में मटर की सब्जी बन रही है, ठीक है, तो वही वाला मटर। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया?
सुनना भैया। तीन, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न कारणों से किया। पहला, मटर का पौधा सर्वव्यापी होता है। क्या होता है? सर्वव्यापी, मतलब सभी जगह आसानी से क्या हो जाता है? उपलब्ध हो जाता है। मटर का पौधा सर्वव्यापी होता है, सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तीसरा, वर्ष में 2 बार इस पौधे को क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है। कितनी बार उगाया जा सकता है? 2 बार उगाया। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी, मतलब इसमें नर और मादा दोनों भाग एक साथ होते हैं, द्विलिंगी होता है। और बस इन्हीं कारणों से मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसका, मटर के पौधे का क्या किया? चयन किया। मटर का पौधा सर्वत्र उपलब्ध हो जाता है, ठीक है, महंगा भी नहीं होता है, आसानी से वर्ष में 2 बार उगाया जा सकता है। मटर का पौधा सर्वव्यापी होता है, सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वर्ष में इस पौधे को 2 बार उगाया जा सकता है, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, ठीक है। इसी कारण मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का क्या किया? चयन किया, ठीक है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो 1-2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन और है, जैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया विधि को समझाइए, इनको हम अलग से एक और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।